सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। डिस्कस द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे हम लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन के। और व्हाट इज मीन्ड बाय लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होते हैं। डिस्कस द टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसके टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय सैमुअल क्रिक इन 1962। जो लर्निंग डिसेबिलिटी थी सबसे पहले किसने देखी थी। सैमुअल क्रिक ने 1962 में। while dealing with the term in said that these children are learning disability not because they are deficient in intelligence, have problems in studying potential or slow in activity, but they are learning disabled due to some other reason such as problem in education condition। इसमें क्या होता है जो सैमुअल क्रिक ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं जो इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उसमें जो डेफिशिएंसी होती है उनके इंटेलिजेंस की होती है, जिससे कि जो प्रॉब्लम होती है उनकी स्टडी करने में होती है, जो स्टडी पोटेंशियल करना होता है उसमें होता है, और जो एक्टिविटीज होता है उसमें भी वो बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। दे आर लर्निंग जो उनकी जो लर्निंग डिसेबल होती है कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण बहुत ही कम होती है। वो जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी क्या आगे बढ़ के जो उनको एजुकेशन कंडीशन होती है एजुकेशन एक्टिविटीज से उसमें वो चीज शो होती है। डेफिनेशन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू एम ए क्रिक 1962 में जो एम ए क्रिक ने बताया था द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट मीन टू बी यूज फॉर चिल्ड्रन विद इन और टेम्परेरी डिफिकल्टीज इन लर्निंग। उन्होंने बताया था कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी उनके लिए उनके साथ ही रहे या फिर टेम्परेरी डिफिकल्टीज हो बच्चों के लिए, बट विद अ सर्व डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एबिलिटी एंड अचीवमेंट इन एजुकेशन परफॉर्मेंस। परंतु इनकी जो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती थी तो बच्चों को क्या होता था जो वो अचीवमेंट कर पाते थे, जो कि एजुकेशन परफॉर्मेंस में जो वो अचीवमेंट दिखाना चाहते थे उसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। दिस डिस्क्रिपेंसी इज डिस्क्राइब एज लर्निंग डिसेबिलिटी विद सिग्निफिकेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स। ये जो डिस्क्रिपेंसी है वो डिस्क्राइब वो बताती थी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम होती है उसमें भी इफेक्ट डालती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल जॉइंट कम्युनिटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज, इनके अनुसार क्या इट इज रेफर टू अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन द इक्वेशन एंड यूज ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटीज। उनका मानना था जो उनकी जो अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी वो क्या होती थी हेटेरोजेनस ग्रुप के थ्रू होती थी, जिसमें कि जो बच्चे होते थे उन्हें डिफिकल्टीज होती थी किसी चीज को सुनने में, बोलने में, लिखने में, रीडिंग लगाने में, रीजनिंग और ज्यादातर मैथमेटिकल इक्वेशन में। प्रॉब्लम इन सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, सोशल प्रिस्क्रिप्शन एंड सोशल इंस्ट्रक्शन में एग्जिस्ट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज बट डू नॉट बाय देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट और लर्निंग डिसेबिलिटीज। और क्या होता था जो ये प्रॉब्लम्स होती थी उससे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट भी नहीं कर पाते थे, उनका जो बिहेवियर होता था उससे शो होता था जो बच्चे की उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। वो जो समाज के साथ होते थे अच्छे से तालमेल भी नहीं बना पाते थे, अपना समाज के आगे अपना जो इंस्ट्रक्शन होता था वो भी नहीं दे पाते थे। मतलब जो उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती थी वो इजिली किसी के सामने भी शो हो जाती थी, जिससे सामने वाले को पता चल पाता था कि जो बच्चे उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज। इसमें क्या होता था जो बच्चे होते थे जो उनके मोटर स्किल्स होती थी वो बहुत ही ज्यादा लो होती थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे। दे डू नॉट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल्स इन हाइट, वेट एंड हेल्थ एक्सेट्रा। परंतु जो बच्चे होते थे वो बिल्कुल भी मतलब देख के पता ही नहीं चलता था कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी, चाहे उसकी हाइट होगी, वेट होगी, हेल्थ को लेके पता ही नहीं चलता था उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। दे लुक लाइक नॉर्मल इन 90% सिचुएशन बट दे आर क्लमसी एंड एक्वर्ड इन सम सिचुएशन। जो 90% होते थे जो बच्चे होते थे बिल्कुल एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे की तरह दिखाई देते थे लुक वाइज, परंतु जो उनका जो क्लमसी था और एक्वर्ड मतलब जो उनका बात करने का तरीका था वो उससे साफ पता चलता था जो बच्चा है उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। दे एवरेज और
above average intelligence when measured on an intelligence test। इनमें क्या होता था, जो उनका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता था वो कम या ज़्यादा, मतलब एवरेज में होता था या फिर एवरेज से भी ज़्यादा होता था उनका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों की तरह। दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज लर्निंग टास्क। वो क्या होता था, जो ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाते थे अपने लर्निंग टास्क को कि किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना है। दे आर वेरी पुअर इन सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ एवल्यूशन। वो क्या करते थे, अपने आप को खुद से सेल्फ मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाते थे, अपना सेल्फ एवल्यूशन भी नहीं कर पाते थे। दे आर अनेबल टू रिटेन ऑरल इंस्ट्रक्शन स्पेशली। और क्या होता था, जो भी हम ऑरल इंस्ट्रक्शन बच्चों को बताते थे वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे वो। देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर वेरी वेरी लो। उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मैथमेटिकली जो इक्वेशन होगी, रीजनिंग होगी, उसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे वो। दे हैव वेरी स्पेसिफिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और वो क्या होता था, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थे, उनकी सोच के हिसाब से, उनका समझ के हिसाब से या एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और लर्निंग डिसेबल चाइल्ड इज वेरी लो। जो उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा लो थी। दे आर पुअर इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन था उसमें भी बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। दे आर पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंस। इसमें क्या होता था, जो बच्चों को जो हम कुछ याद करने को देते थे, जो लर्निंग वर्ड था उनका जो रिमेम्बरिंग पावर थी बहुत ही ज़्यादा लो थी, बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। और यहाँ तक कि वो जो सेंटेंस भी होते थे वो भी प्रॉपर नहीं बना पाते थे। दे आर अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थे वो कुछ जो वर्ड्स होते थे उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। दे हैव वेरी स्पेसिफिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत ही ज़्यादा वो स्पेसिफिक थे सोचने में, अंडरस्टैंडिंग में, अपने जो प्रॉब्लम एक्सप्रेस करते थे उसमें। दे आर अनेबल टू राइट लेटर इन करेक्ट स्टाइल। और वो जब कुछ लिखते भी थे वो भी सही तरीके से सीक्वेंस वाइज भी नहीं लिख पाते थे। दे राइट द नंबर्स इन रॉन्ग मैनर सच एज 1 इज रिटन एज 6 और 196 इज रिटन एज 196। और जैसे हम उन्हें कुछ लिखने को ही बोलते थे कि आप 1 लिखो तो वो 1 की जगह 6 लिखते थे। अगर हम उन्हें 196 लिखने को बोलते थे तो वो उसकी जगह 196 लिखते थे। मतलब जो उन्हें हम ऑर्डरली बताते थे तो उसे सुन के लिखने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट हमारा दे जनरली मिस 1 or 2 लाइन्स इफ आस्क्ड टू डू लाउड रीडिंग। इसमें क्या होता था, अगर हम बच्चों को रीडिंग करवाने के लिए भी खड़ा करते थे तो वो एक लाइन पढ़ते थे, उसके बाद वो भूल जाते थे कि उन्हें दूसरी लाइन पढ़नी होती है, तीसरी लाइन पढ़नी होती है। इससे क्या होता था, वो जो बीच की जो लाइन होती थी उसे भी बोले बिना वो तीसरी लाइन पर पहुंच जाते थे। दे रिवर्स सीक्वेंस ऑफ लेटर्स व्हेन प्रोनाउंसिंग अ वर्ड। एग्जाम्पल दे रीड इट्स इंस्टेड ऑफ सिट। इसमें क्या होता था, जो बच्चे हम जैसे प्रोनाउंस करते थे बच्चों को कि हम जैसे इट्स का मतलब पॉजिटिव जो प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से जो वर्ड्स होते थे उल्टी तरीके से मतलब लिखो, तो वो भी वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर बिहेवियर में बी टर्म एज इनएक्टिव, हाइपर एक्टिव एंड इमल्सिव। इसमें क्या होता, जो उनका बिहेवियर होता था वो भी इनएक्टिव होता था, बिल्कुल अटेंटिव नहीं होता था। दे आर वेरी पुअर इन डिफाइनिंग वर्ड्स, क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट। और बहुत ही ज़्यादा वो पुअर होते थे क्योंकि किसी चीज़ के डेफिनेशन या कुछ वर्ड्स के बारे में उन्हें एक्सप्रेस करने को बोला जाता था तो वो भी उनसे नहीं होता था। लैंग्वेज प्रॉब्लम इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम एंड इट्स प्रॉब्लम इज नेवर कम्प्लीटली रिमूव बाय द स्कूलिंग। जो उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती थी और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो कि उनको स्कूल में भेजने के बाद भी उनसे दूर नहीं होती थी। टाइप्स पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिफिकल्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता था, दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ एकेडमिक कॉन्टेक्ट। इसमें क्या होता था, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती थी उनके जितने भी एकेडमिक फील्ड होते थे, कंटेंट होते थे, उसमें शो होती थी। देयर परफॉर्मेंस इज कंसिडरेबली लो एज कम्पेयर टू एवरेज चिल्ड्रन। जो उनका परफॉर्मेंस होता था एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के बहुत ही लो होता था। देयर डिसेबिलिटी डू नॉट डिस्ट्रैक्ट देम टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। उनकी जो डिसेबिलिटी थी वो बिल्कुल भी रोकती थी कि उन्हें किस तरह की एजुकेशन लेनी है, परंतु दे विल टेक मोर टाइम्स टू लर्न एंड लर्न विद स्पेशल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन।
परंतु क्या होता था, जो बच्चे होते थे उन्हें उस चीज़ को लर्न करने में, उसे अध्ययन करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता था और उन्हें इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत पड़ती थी। इट इज़ डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई देम इन अर्लियर स्टेज ऑफ एजुकेशन, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी आइडेंटिफाई करने में, उनके जो अर्लियर स्टेज में जो एजुकेशन होती थी उसे बताने में। बी पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ दिस चिल्ड्रन आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर रेस्ट्रिक्ट टू वन और मोर एकेडमी और स्किल रिलेटेड एरिया। इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें किस तरीके से एकेडमिक स्किल और उसे रिलेटेड एरिया में पढ़ाया जाए। द इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक एरिया इन विच दिस चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम आर गिवन बिलो। जो हमारे स्पेसिफिक एरिया जिसमें जो बच्चों को होते थे उनमें जो पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती थी उसे हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम्पेबिलिटी ऑफ रीडिंग। रीडिंग करने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। लाइक दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रीडिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड करेक्टली प्रोनाउंस्ड रीडिंग। इसमें क्या होता था, जो ये हमारी जो रीडिंग इनकम्पेबिलिटी वाली प्रॉब्लम होती थी, इसमें जो बच्चे होते थे उनकी जो रीडिंग स्किल होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना या फिर किसी भी पैसेज को या प्रोनाउंसिएशन करना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इफ दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्टी सॉल्व, द चाइल्ड कैन नॉट इवन रीड 4 लेटर वर्ड्स। इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उसे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी रीडिंग करने में, यहाँ तक कि जो 4 अक्षर के लेटर्स के वर्ड्स होते थे उससे भी पढ़ने में उन्हें डिफिकल्टी महसूस होती थी। सेकेंड है इनकम्पेबिलिटी ऑफ राइटिंग। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग करेक्टली एंड एट रिस्पॉन्सिबल स्पीड। इसमें क्या होता था, इसमें जो बच्चे होते थे उसे उन्हें लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे, और उनकी जो स्पीड भी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा लो होती थी। दे आर इनकम्पेटेंट टू ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर। और क्या होता था, जो उनके जो सब्जेक्ट होते थे उसे भी वो ऑर्गेनाइज करने में उन्हें दिक्कत होती थी, उन्हें बताने में दिक्कत होती थी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसमें भी। इफ द प्रॉब्लम इज वेरी शार्प, इफ इट इज डिफिकल्ट टू टीच देम दिस स्किल्स। और वो प्रॉब्लम इनकी बहुत कम भी होती थी, तब भी उन्हें डिफिकल्टीज होती थी उसे पढ़ने में और उनकी जो स्किल्स होती थी इम्प्रूव होने में। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इनकम्पेबिलिटीज। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर अनेबल टू डू सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें क्या होता था, बच्चों को सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता था उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। दे कैन नॉट ऑपरेट सिम्बॉलिक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता था, जो सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती थी उसमें उसे ऑपरेट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। दे आर आल्सो इनकम्पेटेंट टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस अमंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता था, जो सम्स के बीच में या जो भी कैलकुलेशन करवाते थे उसके बीच में जो उनका जो रिलेशन होता था उसे भी समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी कि प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी में ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के। द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू ट्रीट मैथड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो मेथड्स है उसे ट्रीट करके हम बच्चों को देख सकते हैं। फर्स्ट है बिहेवियर गाइडेंस मेथड। बिहेवियर गाइडेंस मेथड के थ्रू स्टेफेंस 1970 सक्सेस फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ दिस मेथड। स्टेफन ने 1917 में कुछ स्टेप्स बताए थे जिसे हम फॉलो करके बच्चों के अंदर बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इमेजिन टारगेटेड बिहेवियर रिपीटली, जो पहले हम उनका टारगेट निर्धारित करेंगे कि उनके लिए क्या टारगेट है, उसके हिसाब से उनके जो बिहेवियर है उसमें चेंज करेंगे, उस चीज को इस प्रोसेस को रिपीट बार बार करेंगे। सेकेंड है टारगेटिंग द बिहेवियर टू बी मॉडिफाई, और उनका जो टारगेट होता है उनका जो बिहेवियर का उनमें जो इम्प्रूवमेंट लाना है उसका टारगेट बनाएंगे और फिर से फोकस करके उसे मॉडिफाई करना। रिमूविंग दोज कंडीशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग एज इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ डिजायर बिहेवियर। और क्या करेंगे, रिमूव हटाएंगे उस तरीके के इन्वायरमेंट को, इंस्टीट्यूशन जो कि उन बच्चों के सुटेबल ना हो, मतलब बच्चों को जो काम करने के लिए जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जिस तरह की स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है वो चीज़ नहीं प्रोवाइड हो, तो जो उनके लिए अनुरूप हो, जो अच्छे से ना हो उनके लिए, तो उस चीज़ को हटा के उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। उनके जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उसका भी मॉडिफिकेशन करेंगे। इन दिस मेथड फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर आइडेंटिफाई। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा रिड्यूसिंग इमोशनल रोल एंड सेंसिटिविटी। इसमें क्या सेंसिटिविटी और इमोशन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग एजुकेशन अचीवमेंट।
जो हमारा सेंसिटिविटी और इमोशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे एजुकेशन अचीवमेंट के लिए। इट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग एक्सपेंसिव ट्रेनिंग टेक्निक, सेल्फ गाइडेंस एंड मॉडल बिहेवियर ऑफ टीचिंग। और ये क्या होता है, वो कंट्रोल करते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को, जिसे हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते तो हम उसे क्या होता है, एक्सपेशन जगह पे भेजते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च भी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग करवाने में, उनको सेल्फ गाइडेंस करवाने में या फिर उनको बिहेवियर ठीक करने के लिए। परंतु हम उनको अगर सेंसिटिविटी और इमोशनल तरीके से बच्चों को ट्रीट करें तो उन बच्चों में ज़्यादा इसमें इफेक्ट दिखाई देगा। बी पॉइंट है हमारा एम्फेसिंग ऑन स्टडिंग स्टाइल। जो स्टडिंग स्टाइल उसे भी चेंज करना होगा। डिफेक्टिव स्टडी इन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पुअर एकेडमिक अचीवमेंट। जो हम डिफेक्टिव तरीके से बच्चों को स्टडी करवाते हैं जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, उससे क्या होता है, जो उनका एकेडमिक अचीवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। The teacher should first list down all these their defective styles one by one and they should be properly removed. इससे क्या होता है, जो टीचर होती है उसे पहले पता करना चाहिए कि जो बच्चों के लिए जो डिफेक्टिव स्टाइल्स है वो क्या क्या है, उसे एक एक करके उससे दूर कर देना चाहिए और उससे क्या होता है लास्टली उसे प्रॉपरली रिमूव करके बच्चों को उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग टीच करवाई जाए, उन्हें लर्निंग करवाई जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्फेसिंग ऑन प्रोसेसेस रेदर देन प्रोडक्ट इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स आर बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोसेस विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द प्रोसेस इजी। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है बच्चों को ज़्यादातर मैथमेटिक्स में होती है, उससे रिलेटेड हमें बच्चों को प्रोसेस करवाना चाहिए, उन्हें तरह तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे कि बच्चों को उस चीज़ों के बारे में समझ आए, मैथमेटिकल इक्वेशन वो भी खुद से सॉल्व कर सकें। और जो इससे क्या होगा, इन बच्चों के लिए इजी से इजी स्टेप्स भी, प्रोसेस भी प्रोवाइड किए जाए। द प्रोसेस कैन बी मेड इजी बाय यूजिंग मॉडल्स, रोल्स एंड सेल्फ डायरेक्शन स्किल्स। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम बच्चों को मॉडल्स के थ्रू या फिर सेल्फ डायरेक्शन करके, मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को अच्छे से गाइडेंस करके मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है उसे दूर कर सकते हैं। डी पॉइंट है हमारा एम्फेसिस ऑन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हाइपर एक्टिविटी इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस चिल्ड्रन। जो हाइपर एक्टिविटीज होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों के लिए। हैंस दे बी रेस्ट्रिक्ट टू एक्ट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ गोल्स। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है गोल्स का उससे दूर करते हैं, परंतु जिससे कि हमें क्या होना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। डिजायर बिहेवियर इज रेनफोर्स्ड बाय डायरेक्टिंग देयर बिहेवियर इन द डायरेक्शन ऑफ गोल। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उससे उनके हिसाब से, उनके गोल के हिसाब से उन्हें हमें डायरेक्ट करना चाहिए जिससे कि जो उनका उद्देश्य है वो उसी तरह पर मुड़े और अपने जो उनका डायरेक्शन है उस पर ध्यान दे। थर्ड पॉइंट है हमारा अडेप्टिंग टीचिंग मेथड। ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबल एंड देयर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी इज इजी इन द सेंस दैट टीचर्स कैन सॉल्व ऑफ देयर प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन और रिमाइंडर इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनका प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और इससे क्या होता है, उनके जो सेंसेस होते हैं उनको भी वर्क में लेना चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को ईजिली समझ सकें। और जो टीचर होती है उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे के समझा सकें, या फिर एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा नीड्स हो रही है तो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दे सकें और जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो उनके अंदर जो खामी है उसे भी दूर कर सकें। But it is very difficult in the sense that adequate positive response is generally not shown by the children. परंतु जो बच्चों को हम सेंसिटिव के थ्रू जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता अगर बच्चे उसे अच्छे से कैच नहीं कर पाते तो। A teacher will have to take the following adaptive measure in order to reduce the effect of learning disability on their academic achievement. इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो उनके अंदर जो अच्छे से लर्निंग करने के लिए कुछ इफेक्ट्स भी डालती है और जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसे भी रिमेंडर से रिड्यूस करती है जिससे कि जो बच्चा होता है अपने एकेडमिक अचीवमेंट को अच्छे से प्राप्त कर सके। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग बेसिक स्किल्स, इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर, इम्प्रूविंग सोशल बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसमें इम्प्रूविंग बेसिक स्किल्स। Thinking, reading, writing, listening, spelling and pronouncing words and doing arithmetic calculation are the important basic needs skills needed by every child. इसमें क्या होता है, सोचना, लिखना, राइट करना, रीड करना, स्पेलिंग में देखना, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना या फिर मैथमेटिक्स में कुछ इक्वेशन है वो उनकी बेसिक नीड्स होती है जिसे कि सबसे पहले हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सो दे मस्ट बी इम्प्रूव बाय द टीचर इन द फॉलोइंग वेज।
तो जो टीचर होती है उससे इन तरीकों से उस चीज़ को दूर कर सकती है। जैसे रीडिंग एनालिटिकल अप्रोच इज फॉलोड बाय द टीचर टू टीच द स्टूडेंट हाउ टू रीडिंग प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है उसे बताना चाहिए कि बच्चों को कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से रीडिंग किस तरीके से करवाई जाए। इन दिस अप्रोच स्टार्टिंग रीडर्स आर टॉट सिस्टमैटिक मेथड बाय फॉर ब्रेकिंग डाउन डिकोडिंग वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं उसे बच्चों को प्रॉपरली वे में बताना चाहिए कि रीडिंग किस तरीके से होती है, और जैसे कुछ बड़ा वर्ड्स है तो उस बच्चों को उससे तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखाना चाहिए, उसे डिकोड करके बताना चाहिए कि रीडिंग किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर प्रोवाइड विद लिस्ट ऑफ सिंपल वर्ड्स लाइक हेयर हेयर, चेयर चेयर, गियर गियर एक्सेट्रा, एंड दे आर आस्क्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उन्हें बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए एक सिंपल वर्ड्स की लिस्ट भी, जिसमें कि बच्चे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं एक दूसरे से मिलते हुए वर्ड्स उसे पढ़ें, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे समझ सकें। जैसे कि हेयर हेयर हो गया, चेयर चेयर हो गया, गियर गियर हो गया, इस चीज़ को समझें और नए नए वर्ड्स उससे रिलेटेड बना सकें, सेम रूल्स को अपना के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रीडिंग रेट एंड कॉम्प्रिहेंशन द सेम पैसेज इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो बच्चों की रीडिंग को भी इस तरीके से इम्प्रूव करवा सकती है। कोई कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कोई पैसेज हो गया, उसे रिपीटली अगेन एंड अगेन रीडिंग करवा के, जिससे क्या होता है जो बच्चे एक बार पढ़ते हैं उसमें जो उसे मिस्टेक होती है फिर टीचर्स उसे बताते हैं, फिर उसे दोबारा पढ़ते जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है जो स्टूडेंट होता है वो खुद से ही बिना किसी गलती के उस पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ पाता है। राइटिंग कैन आल्सो इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, जो राइटिंग होता है इसका भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब हम बोलेंगे और बोल के लिखेंगे तो उसमें भी क्या हमारी जो रीडिंग स्किल होगी वो भी इम्प्रूव होगी, प्लस राइटिंग स्किल। नेक्स्ट है, हॉल लैंग्वेज प्रोग्राम इज अनदर स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स। जितने भी जो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके का स्ट्रेटेजीज होता है जिससे कि हमारी जो रीडिंग स्किल्स होती है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट, प्रोमोट्स एंड क्यूज कैन also be used to help the student focus on relative content and improve their reading comprehension। इसमें क्या होता है, जो हम प्रमोट करते हैं या फिर कुछ क्यूज वगैरह भी रखते हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्टेक्ट और इम्प्रूव कर सकें उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी यूज एज प्रमोट फॉर स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर रीडिंग द पैसेज। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को पैसेज पढ़ाते हैं तो इनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी बच्चों से पूछ सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है उसे प्रमोट कर सकें, जिससे कि उसे समझा सकें कि इस चैप्टर में या कॉम्प्रिहेंशन में क्या था। जैसे कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, व्हाट डज द कैरेक्टर डू, व्हाट हैपन टू द सेंट्रल इन द पैसेज, व्हाट हैपन इन द एंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, दिस शुड बी थॉट मैथमेटिकल सम्स इन स्टेप एंड ओनली वन स्टेप शुड बी ड्रिल्ड बाय स्टूडेंट एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चे होते हैं उन्हें मैथमेटिक्स के स्टेप्स भी सिखाना चाहिए और क्या होता है एक टाइम पे एक ही स्टेप बताना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे आराम से समझ सकें और उसे इजीली कर सकें। दे शुड बी प्रोवाइड विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस टू इम्प्रूव एक्यूरेंसी। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने चाहिए जिससे कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। Cues and promotes are provided to student in order to enable them not to commit mistake while solving mathematical sums। इसमें क्या होता है, हमें बच्चों को क्यूज और प्रमोट भी करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे होते हैं मैथमेटिकल के जो सम्स होते हैं वो बिना किसी मिस्टेक के समझ सके कर सकें। इसके लिए हमें बच्चों को टाइम टू टाइम क्लूज देना चाहिए कि इसके बाद ये होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हिंट दें जिससे कि जो अपने सम्स वो खुद से सॉल्व कर सके। आंसर की एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज इज आल्सो प्रोवाइड फॉर द पर्पस। इसी वजह से जो आंसर कीज होती है, जो एक्सरसाइज या चैप्टर खत्म होता है या बुक के लास्ट पेज में एक्सरसाइज दी जाती है जिससे कि बच्चे आंसर को देख के समझ सके कि ये जो आंसर आया है वो किस तरीके से आया है, क्या तरीका है या क्या हमने उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो लगाया है। To improve student performance, structure and content of assignment should be simplified। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट होता है उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम बच्चों के लिए क्या कुछ असाइनमेंट टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि हमें बच्चों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उनका पता चल सके। मैथमेटिक्स शुड बी डन थ्रू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बाय द टीचर। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो मैथमेटिक्स करवाते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी टीचर को करवाना चाहिए। दिस विल गिव सेल्फ मोटिवेशन टू द
स्टूडेंट। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं सेल्फ मोटिवेट होते हैं और उन्हें भी ऐसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में अच्छा लगता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। Alternate easy and tough examples should be given to student before taking them to the exercise of the example। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं उससे पहले हम उसे सबसे पहले इजी, उसके बाद थोड़े टफ एग्जाम्पल करवाते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं अपने आप को उस हिसाब से समझ पाते हैं कि इस एक्सरसाइज में आज उन्हें किस तरीके के सम्स को सॉल्व करना है। राइटिंग। In order to improve writing, written product checklist should be used to guide the student before they write। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चों को जो हम राइटिंग करवाने के लिए कुछ देते हैं तो जो बच्चा राइट कर लेता है तो उसके बाद हम उसे कहते हैं खुद से कि उस चीज़ को चेक करे और देखे कि उसने खुद से कुछ मिस्टेक की है या नहीं की है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिटन राइटिंग क्वांटिटी इज नॉट वेरी मच रिलेटेड टू दोज चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग और रिटन वर्क जो होता है इम्प्रूव होता है, उनकी जो क्वांटिटीज होती है ज़्यादा नहीं पर कुछ तो फर्क पड़ता है उनका। ग्रामेटिकल एरर इन राइटिंग वर्क शुड बी चेक एज मच एज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, जो हम ग्रामर वर्क करवाते हैं उसको भी हमें चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कुछ एरर या मिस्टेक्स वगैरह है या नहीं। In order to improve spelling, students should be allowed to use familiar words for practice। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें स्पेलिंग्स को रिटन वे में लिखवाना चाहिए, जिससे कि जो वर्ड्स है उन्हें लिखना है और उससे जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो लिखे। एग्जाम्पल के तौर पे दे कैन लर्न द स्पेलिंग ऑफ मैट और सेट विद द हेल्प ऑफ फॉर द बैट। जैसे हमें बैट वर्ड लिखवा के उन्हें मैट और सेट से रिलेटेड वर्ड्स भी लिखवाना चाहिए, जिससे कि वो खुद से कुछ सीख सके। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर। कैसे हम बच्चों के जो क्लासरूम बिहेवियर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर असाइनमेंट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर स्टडी हैबिट्स। इसमें क्या होता है, रेगुलर असाइनमेंट लेके जो हम बच्चे होते हैं उनकी जो स्टडी हैबिट्स है उसे भी हम देख सकते हैं, उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डेली रिपोर्ट कार्ड शुड बी यूज टू मिनिमाइज इन अप्रोचनेट बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चों का डेली रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों की जगह अपडेट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को देख सकते हैं मिनिमाइज तरीके से कि क्या बच्चों में अंतर या कुछ फर्क आया है या नहीं आया। प्रोजेक्ट वर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स प्रोडक्टली। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू भी हम बच्चों के अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उसे कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी शोन हाउ टू सेट अप एन असाइनमेंट बुक एंड हाउ टू अरेंज अ नोटबुक। और इसमें क्या होता है, जो हम बच्चे होते हैं उन्हें असाइनमेंट देते हैं, जिससे कि बच्चे जो होते हैं अपनी बुक्स और नोट्स को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं और जिससे वो समझ सकते हैं क्या उनके नोटबुक्स है क्या उनकी बुक्स हैं। स्टूडेंट अटेंडिंग टू टीचर इंस्ट्रक्शन शुड बी रिवॉर्डेड टू रेनफोर्समेंट पॉजिटिव बिहेवियर। इससे क्या होता है, जब बच्चे होते हैं अच्छे तरीके से काम करते हैं, टीचर के इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, उससे क्या होता है, जो टीचर भी उनसे खुश होती है, उन्हें रिवॉर्ड वगैरह पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उन्हें इनाम भी देती है। सी पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग सोशल बिहेवियर। इसमें क्या वाई वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ टीचर्स प्रोवाइड अ मॉडल फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वर्ड्स और एक्शन के थ्रू बच्चों को चीज़ें समझाती है, उनके बिहेवियर में लाती है। प्रॉब्लम और डिसेबिलिटी शुड बी शेयर विद अदर क्लासमेट। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपनी जो प्रॉब्लम होती है एक दूसरे को शेयर करते हैं। द टीचर शुड फर्स्ट ऑल identify the skills, hobbies, individual interest of the student and they should plan and organize various types of group activities for them। इसके लिए क्या होता है, जो टीचर होते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उनके स्किल्स है, क्या हॉबीज है उनकी, क्या इनकी चीज़ में उन बच्चों का इंटरेस्ट है। उस तरीके से जो टीचर होती है प्लान करती है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करती है ग्रुप्स में बना के अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्किल बिहेवियर शुड बी प्रोडक्टली सेंड टू पेरेंट्स फॉर फीडबैक। इसके बाद क्या होता है, जो टीचर होते हैं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाते हैं, जिसमें कि वो देखते हैं समाज के साथ रह के बच्चों ने क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आई है, फिर वो उस चीज़ को अपने उनके पेरेंट्स के आगे भी शो करती है, जिससे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनके आगे फीडबैक दे सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।